नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बिहार की राजनीति बहनों भाइयों बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। बिहार में जो कुछ भी हुआ है वो राजनीति के लिए एक प्रयोगशाला मानी जानी चाहिए। बिहार की राजनीति ने कुछ नए आयाम और कुछ नए राजनीतिक समीकरण हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं। ये नए समीकरण और ये नए आयाम उत्तर भारत की राजनीति में 2022 और फिर 2024 के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं। बिहार में एनडीए को बहुमत मिला है, उनकी सरकार बनेगी, ये तय है। नीतीश कुमार ने ये कहा है कि एनडीए तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, दावा उनका नहीं है। और एनडीए की तरफ से वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे हैं, इसका ऐलान भारतीय जनता पार्टी कई बार कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ बिग ब्रदर की भूमिका में है और उनसे तकरीबन आधे की भूमिका में नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी लगभग दुगनी ताकतवर हुई है बिहार में। बिहार में अब एनडीए की राजनीति की ड्राइविंग सीट भारतीय जनता पार्टी के पास होगी। नीतीश कुमार अब बैक सीट पर होंगे। भले ही चेहरा नीतीश कुमार हो, भले ही चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार बने, लेकिन बिहार की राजनीति की ड्राइविंग सीट पर कब्जा अब बीजेपी का होगा। और वहां जो आमने सामने की लड़ाई है, वहां भारतीय जनता पार्टी अब आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल से लड़ेगी। कांग्रेस या दूसरे लोग, ये एक अलग अलग खेमा है। अब वहां दो ध्रुवीय राजनीति चलेगी। एक ध्रुव पर आरजेडी और दूसरे ध्रुव पर भारतीय जनता पार्टी होगी। बाकी सबको सहायक या ओट कटवा की भूमिका निभानी पड़ेगी। वो कोई पार्टी भी हो सकती है। दो ही ध्रुव चुनने पड़ेंगे। इन दो ध्रुवों के बीच ही बिहार का चुनाव सिमट गया है और बिहार की राजनीति भी। नीतीश कुमार की शिकायत यह है, कंप्लेंट यह है, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका वो दर्द भी छलका। दर्द उन्हें इस बात का है कि रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी ने 147 सीटों पर जेडीयू को बम्पर नुकसान पहुंचाया है, बेहद नुकसान पहुंचाया है। और जिस प्रकार नीतीश कुमार के खिलाफ हेट कैंपेन चिराग पासवान ने चलाई, इसको लेकर नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड आहत हैं। क्या नीतीश कुमार के साथ धोखा हुआ? क्या बीजेपी ने कोई गेम प्लान किया था चिराग पासवान के रूप में नीतीश के खिलाफ? या चिराग पासवान डबल क्रॉस एजेंट थे, या चिराग पासवान ओटकटवा थे? जो लोग एएमआईएम को ओटकटवा कह रहे थे, अब वो भूल जाइए। अब तो सबसे बड़े ओटकटवा साबित हुए जेडीयू के लिए चिराग पासवान। और चिराग पासवान ने स्ट्रेटजिकली अधिकांश प्रत्याशी वहीं खड़े किए जो सीटें गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी से जेडीयू को प्राप्त हुई थी। और नीतीश कुमार के खिलाफ अपनी सार्वजनिक घृणा वो कई बार प्रदर्शित भी कर चुके। अब यह तय करना है भारतीय जनता पार्टी को कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा रहेगी अथवा नहीं रहेगी। जो पीठ में चाकू नीतीश कुमार को लगा है, उन्हें भी समझ में आ गया कि राजनीति में वो दूसरों के साथ गेम करते रहे, पर इस बार उनके साथ गेम हो गया है। इसको कहते हैं बहनों भाइयों, जीत कर भी हार जाना। नीतीश कुमार जीत कर भी चुनाव हार गए हैं। उनकी ताकत आधी रह गई है। उनके साथ राजनीतिक धोखा हुआ चिराग पासवान के रूप में। अब वो कब शपथ लेंगे, सरकार कब बनेगी, अनिश्चय की स्थिति है। एनडीए को तय करना है, दिल्ली को तय करना है। अब बीजेपी के भीतर भी दो धड़ा है। एक कहता है जब ज्यादा सीटें हमारी आई तो चीफ मिनिस्टर दूसरा कैसे होगा, फिर जेडीयू मजबूत हो जाएगी। दूसरा खेमा ये कहता है कि जिनके साथ गए थे गठबंधन में उनको बना दीजिए। जेडीयू इस पोजीशन में नहीं है कि कोई बार्गेन कर पाए। और तेजस्वी यादव ठोक कर कह रहे हैं कि जनता ने फैसला तो उनको दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने नतीजा एनडीए को दे दिया है। और वो अब बिहार में धन्यवाद यात्रा करने निकल रहे हैं। बिहार का माहौल बदल रहा है। तो क्या वाकई में नीतीश कुमार 7वीं बार चीफ मिनिस्टर पद की शपथ लेंगे? और क्या यह गठबंधन 5 साल चल पाएगा? रामविलास पासवान की एक सीट राज्यसभा की जो खाली हुई है, क्या भारतीय जनता पार्टी वो सीट चिराग पासवान के कोटे में देगी, एलजेपी को देगी? और अगर देगी तो क्या ये बात जनता दल यूनाइटेड स्वीकार करेगा? क्योंकि जिन्होंने चाकू मारा है उनकी पीठ पे, उनको क्या वो राज्यसभा की सीट जाने देंगे? एक बेहद महत्वपूर्ण बात है। और क्या ये 12 नंबर बंगला जो जनपद का है दिल्ली वाला, ये
कंटिन्यू करेंगे चिराग पासवान। तीसरी बात, रामविलास पासवान के निधन के बाद एनडीए में अब एक पद रिक्त हो गया है मंत्री का। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए भारतीय जनता पार्टी वो मंत्री पद चिराग पासवान को देगी? क्या नीतीश कुमार को नाराज करने का जोखिम मोल लिया जा सकता है? आज नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको मैं ये मानता हूं कि ये उन्होंने बीजेपी को एक सॉफ्ट वार्निंग भेजी है कि अब चिराग पासवान पर वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। नो, नॉट एट ऑल। तो बीजेपी को अब ये चुनना है कि चिराग पासवान जो मोदी जी जिनके दिल में रहते हैं उनके साथ जाना है, मंत्री पद देना है, राज्यसभा की रिक्त हुई सीट देना है पासवान जी की, 12 नंबर बंगला उनका बचना है, या फिर नीतीश कुमार को बीजेपी का साथ चाहिए। चुनना दो में एक पड़ेगा, दो नहीं चुन सकते। दो चुनेंगे तो नीतीश कुमार अलग होंगे, और कुछ मामलों में नीतीश कुमार बड़े अविश्वसनीय भी हो जाते हैं। 15 साल उन्होंने यूं ही हुकूमत नहीं की, कोई यूं ही उनकी पीठ में चाकू मारकर आगे नहीं भाग पाएगा। नीतीश कुमार गरम नहीं खाते हैं, ठंडा करके खाते हैं। अब मैं ये देखूंगा कि नीतीश कुमार गरम खा जाते हैं या ठंडा करके खाते हैं। वैसे मेरा अनुभव कहता है वो ठंडा करके खाएंगे। अब लड़ाई दिलचस्प है, दोनों साथ हैं पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। अंडर कवर एजेंट भी है, डबल क्रॉस एजेंट भी है। तो राजनीति में बहनों भाई और क्या चाहिए? बेहद दिलचस्प चुनाव है। कुछ बयान सुनिए। बिहार में विकास के कार्यों की जीत हुई है, बिहार में सच जीता है, बिहार में विश्वास जीता है, बिहार का युवा जीता है, बिहार की माताएं बहनें बेटियां जीती हैं, बिहार का गरीब जीता है, बिहार का किसान जीता है। ये बिहार के आकांक्षाओं की जीत है, ये बिहार के गौरव की जीत है। जनता ने अपना फैसला सुनाया है और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया है। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में है। ये कोई बिहार में पहली ऐसी कोई घटना नहीं है। 2015 में महागठबंधन जब बना था तो वोट जो है, जनादेश जो है, वो महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन चोर दरवाजे से बीजेपी सरकार में है। अभी तो हम लोग धन्यवाद यात्रा भी निकालेंगे, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि हम जीते हैं, हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने 70 सीट ली क्यों बिहार के अंदर? जब उनकी सांगठनिक क्षमता नहीं थी, जब उनकी चुनाव की तैयारी नहीं थी, जब उनके पास चुनाव जीतने के लिए अच्छे प्रत्याशी नहीं थे, तो 70 सीट उन्होंने जबरन बिहार में लेके आज भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का वहां पर मौका दे दिया। आपने क्यों 70 सीटें ली? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का हाथ बीजेपी के साथ वाला मामला हो गया है। ऐसा लगता है कि हाथ के पंजे में कमल के फूल वाला मामला हो गया है। किसी भी विषय पे संजय सिंह की अलग ही लाइन होती है। ऑलराइट, तो मैं आज के गेस्ट लोगों से आपका परिचय करा देता हूं। अजय कुमार लोक जनशक्ति पार्टी से हैं, अशोक सिंह उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की पार्टी के अध्यक्ष हैं, हिलाल नकवी कांग्रेस से हैं, हरीशचंद्र श्रीवास्तव मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, के त्रिपाठी जनता दल यूनाइटेड की स्पोक्स पर्सन है, अरविंद यादव पीएसपीएल शिवपाल यादव की पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी से हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिपाठी जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? ब्रजेश जी, मैंडेट तो एनडीए को मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनके चेहरे को आगे करके बिहार का चुनाव लड़ा है। आपकी बात से मैं मुतमैन हूं कि वहां पे कहीं न कहीं हमारे साथ धोखा हुआ है, और वो धोखा चिराग पासवान की पार्टी ने किया है, और उससे हमारी 20-25 सीटों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, और इसके कारण हम आहत तो जरूर हैं। अब आपको भारतीय जनता पार्टी को ये चुनना है कि माननीय नीतीश कुमार को कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट के साथ उनको चीफ मिनिस्टर बनाना होगा, और अगर नहीं बनाते हैं तो ये धोखा होगा और
माननीय आज नीतीश मुझे कुमार आपकी के भाषा चेहरे में के थोड़ा साथ सा- ही आज बीजेपी मुझे वहां आपकी- खड़ी हुई है। एक सेकंड। उन्हीं के चेहरे के आधार पे वहां खड़ी त्रिपाठी हुई जी, है। मैं और आपको उसी- इंटरवीन करना चाहता हूं। आज आपकी भाषा में मुझे थोड़ी धमकी, सख्ती दिख रही है। भाषा नहीं ब्रजेश जी, ये धोखा हुआ हम लोगों के साथ, और ये गलत धोखा हुआ है। उसका पर खामियाजा उनके तो दिल में मोदी जी रहते हैं, आप ऐसे कैसे कह भाई सकते हैं? देखिए ब्रजेश जी, किसी के दिल में हो, लेकिन अगर किसी को चाकू मारने का हक तो नहीं है। ये फैसला तो गलत है। अगर हम आपके साथ स्वाभाविक गठबंधन में हैं, एक 17 साल से लंबे अरसे के साथ आपके साथ चल रहे हैं, तो आपने तो ये गलत काम किया है ना। तो पंडित जी, आप ये मान लो ना कि हो सकता है वो डबल क्रॉस एजेंट रहे हो। अब ये तो हम मानते ही है, तो वोट कटवा थे, ये तो मैं मानता हूं। मैंने आपके चैनल पे कई बार कह चुका हूं कि ये जो नीतीश कुमार के साथ बहुत बड़ा धोखा किया लोगों ने। क्या बीजेपी ने धोखा किया है? मैं बीजेपी का नाम तो नहीं लूंगा, अब धोखा तो किया है पासवान ने। पंडित जी, दो सिचुएशन आपको देता हूं। अभी पासवान जी की सीट खाली हुई राज्यसभा की, वो उसका भी फैसला होना है। और दूसरा, चिराग पासवान को मंत्री का पद चाहिए, जो रामविलास जी के निधन के उपरांत मिला है। और 12 नंबर बंगला भी बचाना है, जनपद का बड़ा ही महत्वपूर्ण बंगला है, स्ट्रेटजिक लोकेशन है, देश का अहम पता है, 10 जनपद के बाद 12 जनपद। तो क्या बुराई है कि अगर चिराग पासवान केंद्र में रहें, आप दिल्ली में, आप पटना में रहें? अगर मोदी जी पासवान को लेते हैं साथ में, तो आपको कोई परेशानी? ब्रजेश जी, ये तो फैसला अच्छा नहीं होगा। ये फैसला हित में नहीं है। तो क्या कर लोगे? और ये फैसला एनडीए को लेना है, और ये फैसला हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उनको ये लेना है। तो लेकिन 40 एमएलए लेके आप बीजेपी की छाती में बैठ के आप उनको टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकते हो। मुझे इसके ऐसा पहले लगता भी हमारी संख्या ज्यादा थी, तब भी हम उनको हम रखे हुए थे। हम उनके छोटे भाई के रूप में उनको रखे हुए थे। आज वो बड़े भाई हो गए हैं, लेकिन हम बड़े भाई के सम्मान, चूंकि इसमें जो मतलब आपको फुल इज्जत चाहिए। आपको गठबंधन में जो आपका कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को जनता के, बिहार की जनता के साथ धोखा हो जाएगा। मैंने देखिए आपसे एक सीधा ब्रजेश सवाल जी, किया, सीधा ब्रजेश जवाब दे जी, दो तो अगर पंडित इस जी। कमिटमेंट से हटते हैं तो बिहार की जनता के साथ धोखा होगा। पंडित जी, मैं एक आपके चीज़ से पूछना इस चाहता हूं। चैनल के माध्यम से, आप विद्वान एंकर हैं हम लोगों के, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिहार के जनता के साथ धोखा होगा। पंडित जी, मैं इस पे सीधे-सीधे NDA पूछ को लेता हूं। कोई चलो, भी घुमा फिरा फैसला के नहीं लेने के पूछता हूं। पहले ये विचार करना होगा। पंडित जी, मैं घुमा फिरा के नहीं पूछता, चलो सीधे सीधे पूछ लेता हूं, साफ साफ पूछ लेता हूं। चिराग पासवान, नीतीश कुमार, बीजेपी एक साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? भाई ये फैसला तो मैं नहीं कर सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन ये फैसला तो पर माननीय पासवान नहीं नीतीश कुमार चाहिए जी को आपको लेना ना है। एनडीए में? ये फैसला माननीय नीतीश कुमार जी को लेना है। ओके। ये फैसला मेरा नहीं है। पर ये मानते हो कि आपके पीठ में चाकू पड़ा? बिल्कुल 100% मैं आपसे मुतमईन हूं। आपने इसके मुझसे पहले ना जो- मुतमईन होइए, आप खुद मुतमईन होइए कि आपके साथ धोखा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, मैं आपको दिल्ली लेके चलता हूं। अजय कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये आपको बता रहे हैं डबल क्रॉस एजेंट, और ये बता रहे हैं कि पीठ में चाकू मारा है आपने। ये ब्रजेश भाई, ये हमारे मित्र हैं, मैं इनको प्रणाम कर रहा हूं। ये हमारे बड़े गहरे नहीं, मित्र आप हैं। अभी पहले से माहौल मत बनाओ, मुझे सवाल पूछा हूं, आप मुझे इनको जवाब देने दें। यस अजय जी, प्लीज गो अहेड। अरे भाई, ये भी हमारे मित्र हैं और आप भी हमारे जूनियर हैं हॉस्टल के। कोई बात नहीं है, माहौल तो हम लोग बना ही देंगे। अब दिवाली का अवसर है। पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत दिवाली मुबारक। धनतेरस की आपको मेरी तरफ से मुबारकबाद है। और मैं इस अवसर पे यही कह सकता हूं, नफरत उनका काम है जो राजनीति करते हैं। हम यारों का तो प्यार बांटना काम है। हम तो नीतीश चाचा को भी प्यार ही दे रहे थे, मेरे भी उनसे बहुत पुराने संबंध है। लेकिन जब उनको समझ में नहीं आया, तो दिवाली का अवसर है, कर्म भूमि है, अयोध्या है, कहते हैं अपना कर्म वापस लौट करके आता है। और माननीय त्रिपाठी जी तो नीतीश कुमार के बहुत पुराने साथी हैं और उनके हर उतार चढ़ाव के वो गवाह हैं। आज जो पीठ पे छुरा मारने की बात हो रही है, तो जनता देश की यह भी जानना चाहती है कि जॉर्ज फर्नांडिस के साथ क्या हुआ था, दिग्विजय सिंह के साथ क्या हुआ, शरद यादव के साथ क्या हुआ, लालू यादव के साथ क्या हुआ।
बड़ी लंबी फेहरिस्त है ब्रजेश जी। मैं उसमें अगर जाऊंगा तो पूरा एक राम कथा लिखी जा सकती है। और जहां तक लोक जनशक्ति पार्टी की बात है, लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास पासवान और चिराग पासवान सीधे हमला करते हैं। हम पीठ में छुरा नहीं मानते। इसलिए मैंने जॉर्ज साहब से लेके लालू यादव और माननीय मोदी जी तक का नाम गिना दिया। हमने खुलेआम चुनौती दी कि हम आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और हमने लड़ा। लेकिन नीतीश कुमार हम आज साढ़े 3 साल पहले अपना खम ठोल चुके थे अजय जी, और हम कहते आ रहे थे कि साथ अजय जी मैं आपको इंटरवीन करना हमारा कार्यक्रम नहीं है जी, चोरी का कार्यक्रम है। आप इसको बदलिए जी। ओके, आप अगर नहीं बदलेंगे तो लोक जनशक्ति पार्टी आपके साथ नहीं है। ओके, तो इसको पीठ में छुरा मारना चाहता हूं। एक कब से सवाल है कहा मेरा जाने आपसे। लगा। अजय बाबू, मेरा एक आपसे सवाल है। सवाल इस बात का है कि नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपने सुनी होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो कुछ भी एलजेपी ने उनके साथ किया है वो ठीक नहीं है, निर्णय बीजेपी को करना है। अब अगर चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बनाया जाता है या फिर राज्यसभा की जो सीट रिक्त हुई है वो एलजेपी को दी जाएगी तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को यह हर्ट करेगा और हो सकता है कि वो ब्रेकअप वाली बात पहुंच जाए। आपकी कोई पोजीशन नहीं, आपकी कोई राजनीतिक ऐसी नीतीश कुमार को ये क्यों नहीं हर्ट कर रहा है कि ज्यादा सीटें होने पर भाजपा अपना मुख्यमंत्री चाहती थी महाराष्ट्र में, तो यहां क्यों नहीं भाजपा का मुख्यमंत्री हो? यहां क्यों वो गठबंधन धर्म का फॉर्मूला जिसके कारण शिवसेना को अलग होना पड़ा बिहार में लागू ना हो? मतलब मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। आप 40 सीट ले करके मुख्यमंत्री बनेंगे और चिराग पासवान और भाजपा का रिश्ता क्या होगा ये आप तय करेंगे पटना से। वो दौर खत्म हो गया जब आप मोदी जी को कहा करते थे कि पटना की तरफ ताकिए मत, देखिए मत, आप दिल्ली में राजनीति कीजिए। थाली दे के थाली खींच लेते थे। बिहार की जनता ने आपका कद बराबर कर दिया है जी। और नीतीश जी व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहता हूं कि राजनीति हो या जीवन, किसी को छोटा मत आंकिए। अजय जी, एक सवाल ले लीजिए। चिराग पासवान किसी कीमत पे मंत्री पद नहीं लेने देंगे नीतीश कुमार, ये स्पष्ट हो चुका है। तो नीतीश कुमार स्पष्ट कर चुके हैं तो इस पे मैं क्या टिप्पणी करूं? तो आपके पास तो फिर न तो भाजपा राज्यसभा को तय बची। करना है कि ये तो भाजपा को तय करना है ना कि नीतीश कुमार छोटे भाई होके बड़े भाई की भूमिका निभाएंगे या भाजपा को जो जनता ने जनादेश दिया है, जो डायरेक्ट लाइन फ्रॉम पटना टू दिल्ली है, जो चिराग पासवान ने इंश्योर किया, नहीं तो ये लाइन कट जाती थी, ये भाया आती थी। ये डबल इंजन की सरकार के लिए मैंडेट है, ये मोदी जी के चेहरे पे मैंडेट है, नीतीश कुमार जी के पोस्टर पे नहीं है। तो ये भाजपा तय करे। आई डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब ये एलजेपी इतनी नफरत क्यों करती है नीतीश कुमार से। आई डोंट अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम क्या है आप लोग की? बहुत अच्छा सवाल, मैंने बहुत अच्छा सवाल पूछा। व्यक्तिगत कोई नफरत नहीं है सर, व्यक्तिगत नफरत है। आई एम सॉरी टू से, बट पर्सनली उनसे कुछ नफरत है। नहीं, पर्सनली नफरत उनको हमसे जरूर है। पूरे चुनाव प्रचार में ब्रजेश जी आप एक लाइन बता दीजिए जो हमारे नेताओं ने, हमारे प्रवक्ताओं ने और या हमारे नेता चिराग पासवान ने उनके खिलाफ बोली। वो तो लगातार व्यक्तिगत हमले भी किए चिराग पासवान पे। और बता दें, कैमूर की 5 सीटें ले लीजिए जो कि बीजेपी के हिस्से आई थी, वहां भी इन्होंने प्रत्याशी लड़ाए भाजपा के खिलाफ। जेडीयू ने नहीं रोका कि नहीं ये भाजपा की सीटें हैं, हमने नहीं लड़ाया। हमने घोषित तौर पे जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ाया, भाजपा को समर्थन दिया। लेकिन इनका तो भीतर घात अंतिम समय तक चला और भाजपा के 2-2 सांसदों ने कहा। भागलपुर का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सुशील मोदी का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अब आप हमसे कह रहे हैं कि हमको नफरत है। अरे नीतीश कुमार जी तो किसी से प्रेम कर ही नहीं पाए। ओके, अशोक सिंह जी आपके मित्र हैं और उत्तर प्रदेश में लालू यादव की पार्टी आरजेडी के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत आपका, मेरे साथ जुड़ चुके हैं अशोक सिंह जी। अशोक जी, एग्जिट पोल कुछ कह रहे थे, नतीजे कुछ आए
और आज मैंने तेजस्वी यादव को सुना, उन्होंने सीधे चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। तो आप मतगणना से संतुष्ट क्यों नहीं है, पहला सवाल। और दूसरा, अब आपके पास आगे का रास्ता क्या है, रोड मैप क्या है? हम लोगों ने तो ये निश्चित तौर पर ब्रजेश जी कि जनता की निगाहों से हम लोग जीते हुए हैं। जनता का मैंडेट हम लोगों को मिला है और जो तेजस्वी जी ने आरोप लगाया है वो निश्चित तौर पर सत्य था। ईवीएम मशीन से हम रात के 2 बजे 3 बजे रात तक रिजल्ट का इंतजार करते रहे, मतगणना रोक दी जाती थी, अंधेरे का इंतजार किया गया। इससे शक पैदा होता है और हमारी रणनीति है कि हम दीपावली के बाद पूरे बिहार की जनता को धन्यवाद देने का, जिले जिले गांव गांव में जागरूक करने का हम चैन से बैठने नहीं देंगे। हम जनता के समस्याओं को उतारेंगे। अब राष्ट्रीय जनता दल पूरी विपक्ष की भूमिका में रहेगी और बिहार के उत्थान अशोक सिंह जी, एक सवाल है, हर तरह से एक सवाल है। अगर नीतीश कुमार की अंतरात्मा जगती है और लालू यादव के प्रति प्रेम उमड़ता है, क्या प्रेम स्वीकार करोगे? हमारे ख्याल ये संभव नहीं है। अरे प्रेम है, अंतरात्मा जग गई, कभी कभी जागृत हो जाती है, तो लेने में क्या प्रॉब्लम है? तो नीतीश जी तो पुराने इसी तरह जागती और सोती रहती है, उनके तमाम साथी इतिहास गवाह। ये तो चिंता भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए, हम लोगों को नहीं। हम लोग अपने रास्ते पे चल दिए हैं। हमें मुख्यमंत्री पद की आवश्यकता नहीं है, हमें जनता के विश्वास की आवश्यकता है, जनता के सम्मान की आवश्यकता है। उसके लिए हम चल देंगे। अगर नीतीश कुमार रास्ते में मिलेंगे तो उनको बिठाओगे? 24 में भारतीय जनता नीतीश कुमार रास्ते में मिलेंगे, हाथ दे के रोकेंगे तो बिठाओगे? रास्ते में नीतीश जी अगर आना चाहेंगे, गलतियां बुझाएंगे, लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि हमारे नेता उनको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनका चेहरा धूल दूषित हो चुका है। उनको कोई जनता पसंद नहीं कर रही है, तो ऐसे लोगों को क्या करेंगे? हरीश चंद्र श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत आपका हरीश जी। कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, कुछ तय किया आप लोगों ने? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बनेंगे, तो पहले से ही तय है। पर सर अभी फॉर्मली आप लोग ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं, अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं इसका? फॉर्मली पहले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनाउंस किया था। अब इससे ज्यादा कौन सा अनाउंसमेंट होगा? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नीतीश कुमार की, आज आप बड़े संक्षेप में जवाब दे रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, इतना कॉन्शियस क्यों हैं आप? मेरा सवाल आपसे ये है कि उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री बनने का दावा नहीं किया है, इस पर फैसला जो भी करना है एनडीए के घटक दल करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकली नीतीश कुमार आपको कुछ ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये तो सब कपोल कल्पित व्याख्याएं हैं। हरीश जी, दूसरा सवाल ये है, जी, चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेंगे अथवा नहीं बनेंगे? ये भी मतलब मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूँ? सर आप ही ने तो जवाब देना है, क्योंकि केंद्र में सर आपने ही की सरकार है। नहीं, बिल्कुल केंद्र में सरकार है, लेकिन यह माननीय प्रधानमंत्री जी तय करते हैं। जो नेता सदन होता है वही तय करता है। अच्छा, मैं घुमा के सवाल पूछ लेता हूं सर, एलजेपी अब एनडीए का पार्ट होगी अथवा नहीं होगी? एलजेपी एनडीए का पार्ट होगी, ये तो एलजेपी के चिराग पासवान पहले से कह रहे हैं कि तो उनका तो दिल में मोदी जी हैं, उसमें तय क्या करना, वो तो है ही आपके साथ। तो अब ये नेतृत्व को तय करना है कि क्या रहेगा चिराग पासवान के साथ। आप एक चीज तय कर लो सर, 2 नाव की सवारी आप नहीं कर पाओगे, ये आप मान लो। आपको ये मिस एडवेंचर हो जाएगा। आपको अजय कुमार चाहिए या के त्रिपाठी चाहिए, 2 में से एक तय करना पड़ेगा। देखिए, दोनों को एक साथ नहीं ले पाओगे। हमने तो 24 पार्टियों की सरकार चलाई है। हाँ, सबको साथ लेके चल करके सरकार चलाने का हमारा स्वभाव है। सबको साथ लेकर के चलना हमारा संकल्प मतलब है। नीतीश कुमार को पटा लेंगे आप लोग? नीतीश कुमार तो एनडीए के पार्ट पार्शियल हैं, तो उसमें कौन सी दिक्कत है? सर 2 और छोटे सवाल है कि राज्यसभा की जो सीट खाली हो रही है रामविलास पासवान की, वो चिराग को मिलेगी या नहीं मिलेगी?
आदरणीय ब्रजेश जी, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, ओके। इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? पर ये तो देखिए बहुत नाराज हैं के त्रिपाठी, अभी तो काफी तल्खी और गुस्से भरे कह रहे हैं कि पीठ में छुरा मारा गया है। आप भी ऐसा मानते हो कि एलजेपी ने पीठ में छुरा मारा? आप भी तो यही मानते होगे। देखिए, अब ये मैं इस तरह से नहीं कह सकता, लेकिन मुझे जरूर ये लगता है कि अगर चिराग पासवान 7 चुनाव में लड़े होते, 7 होते, जी, तो जदयू की सीटें भी काफी अच्छी आती। पर सर एक बात बताइए कि आप दोनों लोग भाई हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा, आई डोंट अंडरस्टैंड, जो भी बड़े छोटे हो लीजिए। अगर एक भाई कह रहा है कि मुझे पीठ में चाकू मारा गया, तो दूसरा भाई उस पर मलहम क्यों नहीं लगा रहा है? वो चाकू मारने वाले को प्रमोट क्यों कर रहा है? नहीं, प्रमोशन और की बात नहीं है। पंडित जी ठीक सवाल पूछा। हर व्यक्ति के संबंध और रिश्ते ओके, वो अलग अलग होते हैं। हाँ हाँ, और मतलब जो इनको चाकू मारे वो उसके संबंध आपसे अलग। वाह। नहीं, ये कोई तो वो नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को टिकट देने को लेकर के वो जो मांग रहे थे, जितने टिकट, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तो कुछ स्टैंड दिया। सर मैंने तो आज सोशल मीडिया पे एक जोक पढ़ा है कि जीवन में इंसान के कर्म और दिवाली पे बांटी गई सोन पापड़ी हमेशा लौट कर आती है अपने ही पास। ये तो वक्त की साइकिल है, उसमें चलती रहती चीजें। अब्दुल हफीज गांधी जी, ये चल क्या रहा है भाई? ये क्या चाहते क्या हैं ये लोग? देखिए नीतीश कुमार के साथ क्या धोखा हुआ है क्या? ब्रजेश जी, कोई सच नहीं बोलना चाहता है। हाथ जरूर चिराग पासवान का था चाकू का, लेकिन जो पीछे से मरवा रहा था वो बीजेपी थी। तो नीतीश की मजबूरी है कि नीतीश कुमार जी की मजबूरी है कि वो बोल नहीं सकते डायरेक्ट। हालांकि नुकसान पूरा का पूरा बीजेपी ने पहुंचाया है। मैं आपको बता दूं, ये बीजेपी की आदत है, जहां पर भी ये अलायंस में रहते हैं वहां अलायंस पार्टनर को ये कमजोर करते हैं। शिवसेना का एग्जाम्पल हमारे सामने है, अब ये बिहार का एग्जाम्पल हमारे सामने है। बीजेपी हमेशा अपने अलायंस पार्टनर को कमजोर करती है ताकि ये धीरे धीरे करके सत्ता में आ सके। देखिए अपना दल को तो ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया। तो यही मैं कह रहा हूं। एसपी भाग गई कूद के नाव से। ये भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है कि जो भी इनके साथ आएगा वो कमजोर होगा, और ये नीतीश जी को भी समझना चाहिए। अब नीतीश जी की मजबूरी ये है कि 43 पर आकर अटक गए हैं। वो बोलें क्या बेचारे? जिसको इल्जाम देना चाहिए उसको इल्जाम नहीं दे रहे हैं। चिराग जी को बार बार बोल रहे हैं कि चिराग ये चिराग वो। अरे इल्जाम दीजिए मोदी जी के ऊपर, जिन्होंने आपकी लीडरशिप जो को कमजोर किया, जिन्होंने जो है चिराग पासवान जी को सपोर्ट कर 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 137 सीटों पर कैरियर खत्म कर दिया नीतीश कुमार का। बिल्कुल सही जी, ऑल राइट। कांग्रेस के प्रवक्ता हिलाल नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। भाई हिलाल साहब, आपको क्या लगता है ये क्या गेम चल रहा है बिहार के भीतर? ब्रजेश भाई, देखिए, जो आपने सवाल पूछे उसके जवाब बहुत स्पष्ट से हैं। हाँ, दोनों पार्टियां देने में हिचकिचा रही हैं। एनडीए में नीतीश कुमार जी भी रहेंगे और चिराग पासवान भी रहेंगे। चिराग पासवान राज्यसभा भी जाएंगे, वो वहां पर मंत्री पद भी प्राप्त करेंगे, और नीतीश जी जो है वो बिहार की राजनीति करते रहेंगे। इसलिए क्योंकि इन लोगों का अपना कोई आधार नहीं बचा है, बिल्कुल बेसलेस हो गए हैं। जेडीयू का कोई आधार नहीं बचा है बिहार में, और ये जो रिजल्ट आया है जिसके अंदर जेडीयू को जरूर सीटें ठीक ठाक मिली हैं, जो उनका अब तक परफॉर्मेंस रहा है उसको देखते हुए तो इनको और कम मिलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ठीक ही मिली गई हैं उसमें। इन सीटों के साथ वो करेंगे क्या? तो इन सीटों के साथ उनके साथ मजबूरी है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी वो दोनों को मानना होगा। चिराग पासवान ने भी देख लिया है कि कितना गहरा पानी है बिहार के अंदर, उनकी दाल कितनी गलने वाली है। मतलब इन दोनों के मालिक का नाम भारतीय जनता पार्टी है, और साथ ही साथ नीतीश कुमार जो है, इनके मालिक का नाम बीजेपी है। जी बिल्कुल। देखिए, इसी वजह से चिराग पासवान जो है वो खड़े किए गए थे, जिससे कि नीतीश कुमार जो है उनको उनकी जगह दिखा दी जाए। और जो उन्होंने पिछले कई सालों में जिस तरह से मोदी जी को बेइज्जत किया है, कई दफा बेइज्जत किया है मोदी जी को, उनको उनके स्टेज पर नकवी साहब एक दिया, फोटो उतरवा दी उनकी, और पता नहीं क्या क्या कहा है, आपको दोनों को मालूम है। तो मोदी जी ने सूद समेत वो वापस कर दिया है नीतीश कुमार साहब। संजय सिंह ने एक बड़ा गंदा आरोप आप लोगों के ऊपर लगाया कांग्रेस पर कि हैसियत नहीं थी 70 सीटों पर लड़ने की, जबरदस्ती लड़े, आज 19 सीट बची है, और जिसके साथ कांग्रेस लिपटती है उसका कैरियर खराब कर देती है, उसको नष्ट कर देती है, उसकी पॉलिटिकल लाइफ खत्म हो जाती है।
देखिए संजय सिंह साहब क्या बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं, उसके ऊपर हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। हमारा अपना घटक है, महागठबंधन है। महागठबंधन में हम लोगों ने सीटें तय की, उसके अंदर जहां पर जो सी सीटें कांग्रेस को लड़ने के लिए दी गई, हम लोगों ने एक अच्छे सहयोगी की तरह उन सीटों को जो है वो एक्सेप्ट किया, ये जानते हुए कि ये वो सीटें जहां के पर जब भी जेडीयू और बीजेपी साथ में लड़ी है तो उसके अंदर 65 सीटें ये जीत करके आए थे। अभी जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ है तो वहां पे 67 सीटें जो है वो सर महागठबंधन में सबसे पुअर परफॉर्मर आप तो भी 37 सीटें थी और वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था। सर पुअर परफॉर्मर आप ही थे, फिसड्डी आप ही थे एमजीबी में। हमारी लड़ाई सख्त थी, हम जो है उस तरह से नहीं लड़ पाए जैसे हमको लड़ना पड़ा। और आपने जो बात कही कि अगर स्ट्राइक रेट जो कि एक नया टर्म इस इलेक्शन के साथ शुरू हुआ है उसको देखा जाए तो निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं स्ट्राइक कोई रेट नहीं होता है। दूसरा, आपने उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके जोर जबरदस्ती से 125 सीट पे लड़े, 6 विधायक जीत के आए। 125 पे लड़े और 6 जीत के आए। 70 ले लिया आपने गुंडई से, जबरदस्ती से तेजस्वी यादव से सीट लड़ने के लिए। जीत के कितने आए? 19। सर आपने तो मतलब एक बच्चे का पॉलिटिकल कैरियर खराब कर दिया। ब्रजेश जी, आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हम भी जानते हैं कि सियासत में जो दोस्ती होती है या जो सीट का बंटवारा होता है वो कभी भी जबरदस्ती जोर से नहीं होती है। निश्चित रूप से वहां पर आपस में सहमति होती है और उस सहमति के साथ ही गठबंधन हो पाता है। सर आपसे सौदा बड़ा महंगा पड़ता है लोगों को, मतलब ये कई राज्यों में अनुभव ऐसा हो चुका है। परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता है। ऑलराइट। अरविंद यादव मेरे साथ मौजूद हैं, पीएसपीएल के लेकिन उसके बाद भी लोग हमसे गठबंधन कर रहे हैं और हमको जो सीटें जो है हमारे हिसाब से दे रहे हैं। आप अगर परफॉर्मेंस में लार्जेस्ट अपोजिशन हो तो हम आपके बात को मानते हैं। सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटते हो, सेक्युलरिज्म की अकेले यूनिवर्सिटी चलाते हो, आप इकलौता सर्टिफिकेट बांटते हो, तो लोग क्या करें? आपके साथ गठबंधन तो लोग मजबूरी में करते हैं, क्योंकि मान्यता प्राप्त संस्थान तो आप ही हो सेक्युलरिज्म का, इकलौते हो वो भी। आपकी डिग्री से लोग सेकुलर होते हैं, इसलिए लोग मजबूरी में मान्यता सब लोगों ने तो दी है। देश की जनता ने ये मान्यता दी है। प्लीज डोंट माइंड। देश की जनता ने ये मान्यता दी जिसको कि बाकी लोग मानते हैं। ऑलराइट अरविंद, किससे क्या चूक हुई और तेजस्वी यादव से क्या चूक हो गई? नहीं देखिए सर, जहां तक सवाल आ रहा है बार बार कि किसने किसके पीठ में छोड़ा घोंपा, सच्चाई यह है कि राजनीति कभी भी छुपती नहीं, आज नहीं तो कल बाहर आना ही आना है। ये क्यों नहीं आप मानते कि केवल चिराग का क्यों नाम आ रहा है? उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम लीजिए, जिन्होंने गोपालगंज सदर मैं चिराग को अप्रिशिएट कर रहा हूं कि बंदा कम से कम छाती ठोक के साफ साफ बोलता तो है। नहीं सर, आई अप्रिशिएट हिम। बट सर मैं ये कह रहा हूं, चिराग को बीजेपी ने यूज किया और नीतीश कुमार जी ने उपेंद्र कुशवाहा को किस तरीके से उपयोग किया। देखिए, ये जब टिकट बंटवारा हो रहा था उसी समय ये तय हो गया। भारतीय जनता पार्टी के करीब 2.5 दर्जन नेता ऐसे थे जो पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, मौजूदा विधायक जिनकी टिकट कट गई, पूर्व मंत्री थे, जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे प्रदेश कमेटी में, वो लोग जेडीयू के खिलाफ आकर के लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ गए। जेडीयू के करीब 1.5 दर्जन ऐसे कैंडिडेट थे जो आरएलएसपी से चुनाव लड़े और बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़े। आप जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए गोपालगंज सदर सीट की, सुभाष सिंह वहां पे चले गए फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड नंबर पे आरएलएसपी, बीएसपी और एआईएम का गठबंधन हुआ। वहां लालू जी के साले लड़े हाथी से गोपालगंज सदर सीट की, और कांग्रेस चली गई तीसरे नंबर पे। जहां तक कांग्रेस का 70 सीट का सवाल है सर, कांग्रेस का न कोई वहां संगठन था, गोपालगंज सदर हो, कुचायकट हो या आप सिवान सदर ले लीजिए, इनको केवल वहां संख्या बल दिखानी थी कि देखो हमने गठबंधन किया, 70 सीटों पे किया है। इनके मतलब इनको फुल इज्जत चाहिए नहीं, इनको केवल वहां ये था कि संख्या बल हमें दिखाना है। और छुड़ा घोंपने पे तो मैं कह तो क्या इन्होंने महागठबंधन को हरवा दिया? पुअर परफॉर्मेंस नहीं, देखिए सर मैं कह तो रहा हूं कि जो ये लोग कह रहे हैं छुड़ा घोंपने की, नीतीश कुमार जी ओपन क्यों नहीं करते हैं कि हमने भी उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी के पीठ में छुड़ा घोंपवाने का काम किया? बस यही था कि साइलेंट होकर के घुट घुट के पीते रहे अपने आप में। आप देखिए ना, मैं कह तो रहा हूं कि परसा से लेकर के पंडित जी ये कांड तो आप भी किए बैठे हो, देखिए बांका में लौ सिन्हा चले गए किस नंबर पे सबने देखा है। परसा में लालू जी के भाई अरविंद आपने तो नहीं मतलब बात पोल पट्टी खोल दी। यही सच है सर, Appreciate। हमने चुनाव को देखा, काफी नजदीकियों से जाके देखा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने कई ऐसी सीट है जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी नुकसान किया
और जहां भी आरएलएसपी और एलजेपी मजबूत लड़े, जहां दोनों ने वोट काटा काफी तगड़े से, वहां महागठबंधन को नुकसान और लटके के त्रिपाठी जी, गो हेड। ये तो नया इल्जाम आपके ऊपर आ गया। देखिए ब्रजेश जी, इस इल्जाम में कोई दम नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ थे, सीट का लेके देख लीजिए ना। कुशवाहा हमारे साथ इसके पहले रह चुके थे, लेकिन उनका कोई रिश्ता और नाता हमारी पार्टी से अब नहीं रहा। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी अलग पार्टी बना ली है। वो अपना लोकतंत्र में सबको अवसर मिलता है, वो उन्होंने खड़ा किया। हमने उनके ऊपर हमारा कोई नहीं। हमको तो सबसे ज्यादा नुकसान चिराग पासवान ने किया है, और जो सबको दिखाई पड़ता है। वो क्यों जो किया? सबको उनकी आईना क्यों? दिखा रहा अच्छा पूरे। एक बात बताओ, क्यों किया उन्होंने ऐसा? अब ये तो देखिए, मैं चूंकि गठबंधन में हम लोग हैं, गठबंधन के धर्म में हैं, और ये तो कहीं न कहीं इसको एनडीए को देखना चाहिए था। इसका पोस्टमार्टम एनडीए को करना चाहिए। एक्सक्यूज मी, आपने ये कहा कि हम एक गठबंधन में हैं, एक साथ हैं, फिर पलट गए आप अपनी बात से। नहीं, हम गठबंधन किसको में हैं, कहना चाहते हो? में एनडीए को फैसला खुल करना कर करो। देखिए ब्रजेश जी, एनडीए को फैसला करना है कि ये फैसला हमने गलत किया है, अच्छा किया। हरीश जी, बिहार का चुनाव ने ओके, हरीश आईना जी दिखाया क्या फैसला किया आपने? के जी, ऐसा नहीं लगता है आप हरीश जी क्या फैसला किया आपने? बीजेपी ने मारा और ओके, एक सेकंड, नकवी साहब प्लीज वेट। हरीश जी क्या फैसला किया आपने? फैसला हमने ये किया था कि गठबंधन के लीडर नीतीश बाबू होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश बाबू होंगे, ये हमने फैसला किया। गिरिराज जी को कहाँ पसंद है? कांग्रेस के मित्र हमारे कह रहे थे अभी, अश्वनी चौबे को भी नहीं पसंद है। बीजेपी को, जेडीयू को का कोई बेस नहीं है, लेकिन कांग्रेस बताओ कि उसका कहाँ बेस है? वो दूसरे को तो बता दिए कि उनका बेस नहीं है। सर एक बात बताओ, गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे ये संतुष्ट नहीं है कि नीतीश बने? भाई देखिए, जो संगठन होता है उसमें ये किसी व्यक्तिगत किसी की राय का या संतुष्ट या असंतुष्ट होने का कोई मतलब नहीं होता। जो लीडरशिप निर्णय लेती है, जो संगठन निर्णय लेता है, वो अहम होता है और वही फाइनल होता है। ऑलराइट, वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर ये बिहार में ये हुआ क्या वाकई में नीतीश कुमार के साथ कोई गेम हो गया, या फिर ये एक नेचुरल रिएक्शन था चिराग पासवान का, और या तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ टेक्निक लगाई इनके साथ, इनको ठीक कर दिया? देखिए, राजनीतिक रूप से जो व्यक्ति 7वीं बार शपथ लेने जा रहा है, वो किसी की कृपा पर और बेहद सर झुकाकर, अगर जमीर, सम्मान, नैतिकता, ये सब किताब की बातें अगर नहीं रह गई, जीवन में कुछ बचा है, इंसानियत पर अगर कहीं लागू होता है, तो फिर ऐसे पद को लोगों को तिलांजलि दे देनी चाहिए। क्योंकि उच्च कोटि के राजनीतिक जीवन जीने वाले लोग इतना झुक कर किसी चीज को नहीं हासिल करते। लेकिन सियासत है, सत्ता मिले चाहे जैसे मिले। चंद्रशेखर अगर 40 सीट पर देश के प्रधानमंत्री बन गए थे तो तमाम लोग उनको कोसते थे। अब नीतीश भी 40 सीट पर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और बीजेपी और नीतीश कुमार का भी गठबंधन ज्यादा दिन चलेगा नहीं। बीजेपी 5 साल इसको चलाएगी, ये थोड़ा कहना कठिन है। अभी तो फौरी तौर पर जो बयान आ रहे हैं उसमें नीतीश कुमार शपथ लेंगे, लेकिन आगे ये 1 साल, 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल कितना चलता है, ये सबकी इस पर नजर रहेगी। लेकिन एक चीज जरूर है कि बिहार में विपक्ष भले मजबूत हो, लेकिन देश में ऐसा लगता है कि विपक्ष कमजोर था और अब विपक्ष खत्म होता जा रहा है। विपक्ष को लड़ना होगा, और विपक्ष जब भी लड़ता है संगठन के दम पर लड़ता है, जनता के दम पर लड़ता है। हिंदुस्तान की जनता भी थोड़ी देर से सड़क पे उतरती है, बड़ी सुविधा भोगी है, इतना आसानी से यह किसी चीज पर बहुत ज्यादा मन बनाती नहीं है। क्योंकि यहाँ अगर भोजन मिल जाए तो पूरे दिन बैठा रहो आदमी, इतना खलिहार है, होगा कोई फर्क नहीं पड़ा चाहे जितनी बेइज्जती करो उसकी। अगर भंडारा में खाना खिलाने के लिए बुला लो आप, तो 500 को बुलवाओगे 5000 आ जाएंगे। ये सच्चाई है। मुनव्वर राना ने लिखा कल एक ट्वीट करके कि मुसलमानों, तुम्हें ओवैसी की जीत और बिहार की हार मुबारक हो।
मैं तो शायर हूं, मेरी बात मानोगे नहीं, क्योंकि तुमने दुनिया में कई बार पैगंबरों की बात नहीं मानी। इसमें बहुत सारी अर्थ छुपे हुए हैं कि मुसलमान भटक गया है, वो चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ मुसलमान एकजुट वोट करें, लेकिन मुसलमान चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वो बटा हुआ वोट करता है, कभी बसपा को, कभी कांग्रेस को, कभी सपा को। और यही इसी का फायदा अब ओवैसी भी आ गए हैं। ओवैसी ने बिहार में 5 सीटें जीती। सियासत की जो सच्चाई वो स्वीकार करनी पड़ेगी कि बीजेपी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है। पूरा विपक्ष भी मिल जाए तो बीजेपी के संगठन में जितना आदमी है उतना आदमी इकट्ठा नहीं कर सकता। ये सच्चाई को कौन झुटलाएगा? भाई कहते बीजेपी को 38% वोट मिला, 37% वोट, 36% वोट मिला, बाकी 70%, 60%, 62% उसके खिलाफ है। अरे उसमें से जब 40% वोटें देने नहीं निकलता तो खिलाफ हो और चाहे पक्ष में हो क्या फर्क पड़ता है? ब्रजेश जी, जब 60-70% इस देश में वोटिंग होती है तो बाकी 30% की गिनती क्यों की जाए? करेक्ट बात है, बिल्कुल। उसकी गिनती करने की जरूरत है क्या है? मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस जो छुआछूत वाली पार्टी है, मनमोहन सिंह के जमाने से जिसने कांग्रेस को छुआ सब मर गए, और बिहार में भी यही हुआ। कांग्रेस आई का नाम बदल के पूरे देश में कांग्रेस गई कर दो, क्योंकि कांग्रेस को कहीं आना नहीं है अब। तो ये सियासत में होता है, मैदान में होता है, जंग में होता है कि गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। लेकिन कांग्रेस पे लागू नहीं होता। हाँ, ये कर्मवीर पे लागू होता है। ठीक बात है, कंक्लूड। उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर होगा जी, क्या फायदा होगा, ये अलग बात है। लेकिन बीजेपी जीती है, बीजेपी को संजीवनी दी है बिहार के चुनाव ने। जेपी नड्डा के नेतृत्व पर भी मोहर लगी है। कल मोदी जी ने भी तारीफ की। उत्तर प्रदेश में योगी अपनी लगातार साख बचाए हुए हैं, साख बढ़ाए हुए हैं, और उनकी सरकार पर भरोसा जनता का बना हुआ है। तो विपक्ष के लिए तो निराशा का माहौल ही है जी। लेकिन सियासत में परमानेंट कोई है नहीं, जगत में कोई परमानेंट नहीं है, तो सियासत में कैसे हो सकता है? तो अहंकार नहीं होना चाहिए किसी को जीत पर। जीत को हृदय से स्वीकार करिए, जनता के लिए अच्छा काम करिए। बीजेपी ने यह साबित भी किया है कि सबका साथ सबका विकास और जो सबका विश्वास नारा है जी, उसमें वो भाव, वो उसको जनता का समर्थन मिल रहा है। और दूसरा, हिंदू मुसलमान तो है ही है। बीजेपी के पास दोनों तरफ से मामला फिट है। एक तरफ 10 उंगली घी में है और दूसरी तरफ सिर कढ़ाई में। हाँ जी, कंक्लूड करें। तो ये चलता रहेगा, लेकिन विपक्ष निराश ना हो। किसी ने कहा है कि जब जब जग किसी पर हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो विपक्ष पर आज जो हंस रहे हैं लोग, विपक्ष निराश ना हो, वो इतिहास रचेगा एक दिन, वक्त आएगा। अब आप कह रहे हैं कि जल्दी खत्म करो, ठीक है, मैं कर दूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि जब मायावती अलग लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव अलग लड़ेंगे, कांग्रेस अलग लड़ेगी, तो जीतेगा कौन आप बताओ? आज 2022 के आज ही आप ऐलान कर दो भाई, अखिलेश जीते जाएंगे, शिवपाल जी की पार्टी बैठे हैं, ये खुद अलग लड़ेंगे, 50 सीट तो यही हराएंगे अखिलेश को। कहां से ये बीजेपी तो मौज में है। ओवैसी अलग आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में। भाई, एक मुसलमान 100 बीमार, एक अनार, कितना मुसलमान कितना लोगों का संतुष्ट करें वोट दे? सब उसी तलबगार हैं। चलिए, सरकारें आती जाती रहेंगी जी। साहित्य में आज पुरानी बात है, लेकिन ये बात निराश हो या हार चुके लोगों को नई संजीवनी देता है, नई ऊर्जा देता है कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है और ये सब धुआं है, आसमान थोड़े है, और
जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, ये सब किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। तो इसलिए सबको जो है जाना पड़ेगा एक दिन, जाना पड़ेगा एक दिन। थैंक यू वीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय कुमार जी का रुख करते हैं, दिल्ली से मेरे साथ मौजूद हैं, एलजेपी के सीनियर लीडर हैं और स्पोक्स पर्सन हैं। ये जो गठबंधन है एनडीए का, अजय जी, ये कुर्बानी मांग रहा है, किसी एक की बलि मांग रहा है, किसी एक का ये कुर्बानी चाहिए। तो क्या इस कुर्बानी के लिए, चूंकि चिराग पासवान के हृदय में मोदी जी विराजमान है, तो कुर्बानी बेहतर चिराग पासवान को ही देनी पड़ेगी? देखिए, बीरेन जी ने माहौल को साहित्यिक बना दिया है। तो पहले मैं भी 2 लाइन कह दूं कि चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता, वो जहां होता है वहीं रोशन जहां होता है। तो चिराग तो जहां रहेगा, रोशनी जिसको चाहिए वो चिराग को साथ लेके चलेगा। और हमने एक ही सवाल पूछा और बार बार कहता हूं कि जब अयोध्या में राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो हनुमान तो कहीं जंगल में थे, तो हनुमान ने तो इस अपेक्षा से राज्याभिषेक किया ही नहीं है। अहंकार रूपी लंका जो नीतीश कुमार जी के रूप में प्रतिबिंबित हो रहा था, उसको ध्वस्त करने का काम हनुमान ने किया। सर, आपके राम जी ने लंका के रावण भी नहीं से दोस्ती क्यों की सर? वो भी आपके राम ने तुलसीदास जी के लंका के रावण से दोस्ती क्यों की? हमारे राम ने लंका के रावण से दोस्ती क्यों की? ये तो राम को पूछो, हम तो राम के भक्त हैं। भक्त कहीं भगवान से इनके राम रावण के पूछता है। सर, लेकिन कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी सर, जंगल तो आपको जाना पड़ेगा। गेट रेडी, आप जंगल जाने के लिए तैयार हैं। नीतीश को छोड़ नहीं सकती बीजेपी, आपको बाहर जाना पड़ेगा सर। कोई बात नहीं, वक्त बताएगा। हम तो जंगल में ही मंगल बना लेंगे। हमें तो अभी बाहर भेजा था, नीतीश जी ने ही तो बाहर भेजा था। इन्हीं के कहने से तो हम बाहर हुए थे। ओके, अब देखते हैं फिर ये 40 भी बचेगा, इसके बाद की ये भी जाएगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी बचेगी या ये भी जाएगा। अभी एक बार में अगर समझ नहीं आया, यही सवाल तो करते थे कि कितना वोट कहां से लड़ लेंगे, एलजेपी की औकात क्या है, तो बता दिया। अब अगर अभी भी नहीं समझ में आई है तो नए जंगल में भी हम मंगल बनाएंगे। ये मेरा वादा है। अशोक सिंह जी, वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई अप्रिशिएट कि आज हमारा गेस्ट पैनल बहुत ही शानदार और बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं। आज की डिबेट अद्भुत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब आगे आपका रोड मैप क्या है? आप जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं, पर जिस तरह का वातावरण क्रिएट हो गया, मुझे लगता नहीं कि यह गठबंधन बहुत लंबे समय तक चलेगा। तब आपकी क्या भूमिका होगी? तब हम लोग हर तरह से कोशिश ये कर रहे हैं। अभी तो हम जनता के बीच रहेंगे, अगर वो सरकार नहीं चला पाएंगे तो हम देखेंगे कौन चला सकता है, उसी के साथ हो जाएंगे। ओके, तो नीतीश कुमार से कोई गुरेज नहीं है? बिहार के विकास और बिहार के नीतीश कुमार से आपको कोई गुरेज नहीं है? हम नीतीश की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो उनके गठबंधन में पता नहीं अभी क्या क्या होगा। नीतीश ही नहीं, सारे चिथड़े होंगे, अभी बहुत चिथड़े होंगे, बीजेपी का पता नहीं चलेगा। ऑल राइट, ओके। अब्दुल हफीज गांधी साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो कुछ भी बिहार के परिणाम आए हैं, आपने उससे कुछ सबक लिया उत्तर प्रदेश में? देखिए ब्रजेश जी, सच मायनों में बिहार ने बहुतों को कुछ सिखाया है। हमने भी बिहार से सीखा है और ये सीख जो बिहार की है, आने वाले चुनावों में हम ज़रूर उसको जो है धरातल पर उतारेंगे। अपनी हमारी जितनी भी प्लानिंग होगी, जितनी भी स्ट्रैटेजी होगी, उसमें बिहार को देखकर ही फैसला लेंगे, क्योंकि हम पास्ट में भी बहुत सारे इस तरह के चीज़ें कर चुके हैं जिससे हमें कहीं ना कहीं नुकसान हुआ था। पिछले भी गठबंधन में हम गए थे और उन गठबंधनों को कहीं ना कहीं जी, आप सब लोगों को वैसे मैं एक सलाह दूंगा कि अब काउंटिंग के लिए आप लोग कुछ एक अलग स्ट्रेटजी बनाइए, सभी पॉलिटिकल पार्टी मिलके, क्योंकि सारे चुनावों के बाद ये आरोप लगते हैं कि काउंटिंग में गड़बड़ी हुई। मेरा ये कहना है आप सब लोगों के लिए, चुनाव आयोग के साथ बैठिए, संवैधानिक संस्थाओं के साथ बैठिए,
संसद में बैठिए, बात करिए, आप लोग लॉ मेकर्स हैं, और काउंटिंग को लेकर कोई एक पारदर्शी रणनीति बने कि उसमें कोई कलेक्टर, कोई रिटर्निंग अफसर, चुनाव आयोग का कोई अधिकारी किसी भी तरह का कोई भी मैनिपुलेशन न करने पाए। एक फुल प्रूफ प्लानिंग बननी चाहिए, एक पॉलिसी बननी चाहिए। हिलाल नकवी साहब। बिल्कुल जी बिल्कुल जी ब्रिजेश जी, हम अगर इजाजत हो तो एक वीरेंद्र भाई चले गए बोल करके जी। उनको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि गुजरात के बाद भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में जीती है, और जो बिहार में जीत है वो भी कैसी जीत है ये हम और आप दोनों लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि महीना भर पहले तक ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 160 सीटें मिलेंगी या 180 मिलेंगी या 200 मिलेंगी, लेकिन एनडीए लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी ने मिल करके रोका है और जिस तरह से जनता के बीच में गए और जनता का जो प्यार मिला है, निश्चित रूप से बिहार के वो शुक्रगुजार हैं। हम वो लड़ाई लड़ रहे थे जिसको कि बाकी लोगों ने पहले से ही कह दिया था कि ये तो हार गए, यहां पर कोई विपक्षी नहीं है। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की 125 सीटें आई, जितनी पहले थी उतनी आज भी बनी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कहेंगे कि महागठबंधन ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था। हाँ, थोड़ी चूकें हो गई हम लोगों से, अगर वो चूक ना होती तो आज सरकार ओके, अरविंद आपसे समझना चाहता हूं कि इलेक्शन क्या कमीशन की तो भविष्य है, देखिए ये भविष्य एनडीए का रहेगा बिहार में 5 साल के लिए? अरविंद नहीं, देखिए बिहार में सरकार तो नहीं चलने वाली है। मैक्सिमम जो चलेगी सरकार वो साल भर चल जाए, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम के पास 4 सीटें हैं, वीआईपी के पास 4 सीटें हैं, और होगा क्या कि जीतन राम मांझी जी जो हैं वो बड़े ही महत्वाकांक्षी हैं। अब ऑफर चलना शुरू हो गया है कि इनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, इनको विधानसभा स्पीकर बनाया ये भी तो हो सकता है कि कांग्रेस टूट जाए वहां पे। नहीं, कांग्रेस, देखिए कांग्रेस के जो भी वोटर हैं या जो भी एमएलए जीत के आए वो टूटने वाले नहीं है। टूटने के कंडीशन में जीतन राम मांझी है, टूटने के कंडीशन में वीआईपी है, चूंकि ये लोग पदों के लिए ही महत्वाकांक्षी हैं। जिस तरीके से अभी चर्चा चल रही है कि 6 महीने साल भर में ऐसा होगा कि स्पीकर बनेंगे जीतन राम मांझी, उप मुख्यमंत्री बनेंगे मुकेश साहनी, उप मुख्यमंत्री बनेंगे जीतन राम मांझी के बेटे, घुइयां छीलेंगे भाई। तो ऐसे स्थिति में ऐसे क्या नीतीश कुमार घुइयां छीलेंगे? अगर इन दोनों की स्थिति रही सेम और नीतीश कुमार को आप काम पे लगा ही रहे हैं चिराग पासवान नहीं देखिए लड़ने का। और जहां तक सवाल है ब्रजेश जी, अभी मैं सीट भी देख रहा था, पहले उस दिन काउंटिंग के दिन भी देखा, जैसे लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान, मैं पुनः उसी बात पे आ रहा हूं, बोध गया की सीट बीजेपी के खाते में जाते जाते बच गई। कारण क्या रहा? आरएलएसपी ने उतना ही वोट कहा था जितने से बीजेपी हार गई। तो ऐसा नहीं हुआ, मैं तमाम सीटें गिनवा सकता हूं। एकमा की सीट आप देख लीजिए, एकमा की क्या कंडीशन रही। जो व्यवसायी था, बंगाल से आया, एकमा में चुनाव लड़ा और वो जीत गया, और वहां लोक जनशक्ति पार्टी ने काटा, जेडीयू हार गई। आप बरसा की सीट देख लीजिए। बीजेपी को चाहिए कि आपको अपना वकील बना के बिठा दे। दोनों ने, देखिए दोनों ने घात किया, ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी ने आरएलएसपी का यूज किया, किसी ने एलएसजेपी का यूज किया। हाँ, नुकसान आरजेडी का वहां हुआ, महागठबंधन का, जहां दोनों ने तगड़ा वोट काटा। ओके, त्रिपाठी जी, ले लीजिए कोई भी विधानसभा, जिस परिस्थिति में और जिस बैकग्राउंड के लीडर हैं नीतीश कुमार, पुराने समाजवादी लीडर हैं, ठीक है, कंप्रोमाइज करते हुए राजनीति उन्होंने आगे बढ़ाई अपनी, तमाम तरीके के समर्पण किए, सरेंडर किए, कंप्रोमाइज किए, पर इस बार का समर्पण उनकी साख को खत्म करने वाला है। ब्रजेश जी, भारतीय क्या राजनीति, उस खत्म साख के साथ वो चीफ मिनिस्टर बने रहना चाहेंगे? ब्रजेश जी, भारतीय राजनीति में आज उस कद का नेता कोई नहीं। अरे रावण कह रहे हैं आपको। अरे भाई ब्रजेश जी, 15 साल चीफ मिनिस्टर रहने के बाद उनके कुर्ते पे कोई दाग नहीं है, और आप देख रहे हैं, दाग मोदी जी ने खुद गिनाए थे। आप देख रहे हैं 36 दाग। आप देख रहे हैं लालू जी जेल काट रहे हैं, चौटाला जी जेल काट रहे हैं, ये 15 और उस काली कोठरी से निकल करके उनके ऊपर आज तक कोई दाग नहीं है। ओके, अजय कुमार जी फाइनल 10 सेकंड सर। आज अजय कुमार जी 10 सेकंड सर। नहीं है। थैंक यू त्रिपाठी जी। अजय जी 10 सेकंड सर। अरे 10 सेकंड में इतना ही है कि रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गया। बहुत रस्सी का नाम है नीतीश कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया, आप कमाल के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों। बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प है। अगले 1 हफ्ते 10 दिन बेहद महत्वपूर्ण और बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। बड़े तसल्ली से बिहार की राजनीति देखिएगा। ये एक बड़ी प्रयोगशाला है उत्तर भारत की। धन्यवाद, नमस्कार।
पेश है अमूल हैप्पी ट्रीट्स के पोटैटो स्नैक्स विद फार्म फ्रेश इंग्रेडिएंट्स। तो ऐसे वैसे स्नैक्स नहीं, सीरियस स्नैक्स। अमूल हैप्पी ट्रीट्स ही खाओ इंडिया। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब